अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर सोबिया की है। सोबिया को गांव के बड़े जिम्मेदार के बेटे ने बेदर्दी के साथ कर दिया। इस लाश को बोरी में डालने के बाद वहीं मकई की फसलों में गड्ढा खोदा, बोरी फेंकी, मट्टी डाली, हाथ झाड़े यूं और जनाब रफू चक्कर। 18 दिन के बाद पुलिस ने इस कातिल को गिरफ्तार किया और फिर बाकायदा निशानदही की गई, लाश को बरामद किया गया और काम को क्लियर किया गया। 18 दिन जो पुरानी होती है उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसमें से शदीद स्मेल आ रही थी, वो पूरी की पूरी लेस हुई थी, फूली हुई थी, खराब थी, चेहरा पहचाना ना जाए, पास खड़ा ना हुआ जाए। अब सवाल यहाँ पर बहुत से पैदा होते हैं, आखिर बड़ा जिम्मेदार है, उसका बेटा है, उनका एक नाम है, वो क्यों करेगा ऐसा? मुफाद क्या है उसका? उसने ऐसा क्यों किया? अकेले ने किया या साथ किसी और को भी मिलाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोबिया के पास कोई इसका बड़ा राज था? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आशी माशूकी थी? क्या था? मैं आपको बताऊंगी इन तमाम सवालों के जवाब जो आप जानना चाहते हैं। ये अफसोसनाक वाकया पाकपतन में पेश आया। आरिफ वाला के इलाके में 83 गांव का नाम है। एक बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत लड़की जिसका नाम सोबिया है, वो यहाँ रहती है। 22 साल सोबिया की उम्र है। सोबिया अपने मामू के घर रहती है। सोबिया को उसके मामू ने और मामी ने शुरू से रखा, यहीं पली बड़ी, यहीं तरबियत हुई, जैसे इन्हीं की बेटी है। चूंकि सोबिया बहुत छोटी सी थी, एक रोड एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में सोबिया के वालिदैन दुनिया से चले गए। सोबिया को अब इसके मामू से बेतहाशा प्यार भी था और उन्होंने इसको प्यार दिया भी बहुत था। नसीर अहमद नाम है उनका। अब मामू और मामी दोनों इसको ऐसे रखते थे जैसे इन्हीं की औलाद है। सोबिया जो पहनती थी वही बच्चे पहनते थे और जो बच्चे खाते थे वही सोबिया खाती थी। कोई फर्क नहीं रखा। सोबिया आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई, जवान हो गई। अब मामू को शादी करनी है। वो देखते रहे और फिर एक घर बड़ा पसंद आया, वहां पर सोबिया की शादी कर दी। उस लड़के का नाम अली रजा है। अब शादी के बाद सोबिया अपने मियाँ अली रजा के साथ उसके घर में रहने लगी और अली रजा का जो घर था वो एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था जहां तमाम लोग मिलकर रहते हैं। ससुराल में सास है, नंद है, जेठ है, जिठानी है। अब सोबिया की इनमें से किसी के साथ कोई नहीं बनती, ना उनकी इससे बनती है ना इसकी उनसे बनती है। छोटी से छोटी बात पर झगड़ा। सोबिया अपने मियाँ को एक ही बात, मुझे घर लेके दो, मैंने नहीं रहना। जिस पर अली रजा ये कहता था, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं घर लूं, जब मुझे दिया अल्लाह ने मैं जरूर ले दूंगा, अभी नहीं। और वाकई वो फाइनेंशियली पोजीशन नहीं रखता था कि मकान ले, अफोर्ड करे अलग से। एक दिन शदीद झगड़ा हुआ और फिर सोबिया ने क्या किया, अपने कपड़े उठाए, चले गई मामू के घर। कहती बस बहुत हो गई। मामू के घर जाके मामू को बताया कि ये हाल होता है वहां पर मेरा। मामू ने कहा, बेटा अच्छी बेटियां अपना घर बसाती हैं, मियाँ के साथ रहती हैं, ससुरालियों के झगड़ों को मैनेज करती हैं, ये हर घर में होता है, वहीं रहना है आपने या नहीं रहना। सोबिया क्या कहती है? सोबिया कहती है, क्या मतलब है इस बात का कि वहीं पर रहना है? वो टॉर्चर करते, पागल हो जाऊंगी मैं। मामू ने कहा, बेटा कॉम्प्रोमाइज करो, अब बस हो गई, बहुत किया। मामू ने कहा, फिर अल्लाह मालिक है, बैठ जा। बैठ गई। इसका मियाँ बड़ी दफा आया इसको मनाने, लेकर जाने, बहुत दफा उसने एफर्ट की, कोशिश की, हर दफा इसने उसको अकेला भेजा, खुद साथ नहीं गई, नाराजगी को जारी रखा। न जाने कितनी तंग पड़ गई थी अपने मियाँ से, अपने ससुराल वालों से। मामू एक गरीब किसान था, कितना कमाता था। आज के महंगाई के दौर में एक शख्स के भी जिम्मेदारी आ जाए तो अच्छे खासे पैसे खर्चा बनता है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी था कि बोझ बढ़ चुका था मामू के ऊपर, और मामू मुंह से तो नहीं कहते थे लेकिन परेशान तो थे। चक नंबर 67 ईबी में एक रहता है मोहम्मद इकबाल नाम का बड़ा जिम्मेदार, जिसके पास मुख्तलिफ खवातीन जमीनों पे, हवेली पे, घर पर काम करती हैं। सोबिया मोहम्मद इकबाल के पास मुलाजमत करने लगी। कभी डेरे पर, कभी हवेली पर काम करे, फसलों में काम करे। उजरत जो मिलती थी उससे अपने अखराजात पूरे करने लगी। मामू से बोझ कम हो गया। मोहम्मद इकबाल
बड़े जिम्मेदार, उनका बड़ा बेटा सिफत हसन, वो अपने वालिद का करता धरता था। बाप की पगड़ी उसने संभाल रखी थी, जमीनों का लेन देन, फसलें, ठेके, पैसे, मिलना मलाना, हवेलियां, डेरे, सब वो संभालता था, करता धरता वही था। सोबिया बहुत खूबसूरत थी। जब उसने देखा कि बड़ी प्यारी लड़की काम पर आई हुई है, उसने क्या किया, अपने तौर पर चुपके चुपके पता कराया कि ये कौन है, कहां से आई है, क्या सिलसिला है। सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता सोबिया पर जाल फेंका, दाना डाला और फिर कामयाब हो गया। कुछ अरसे के बाद सोबिया को भी ये अच्छा लगने लगा। अब जनाब ये सिलसिला सही, इसने जिस तरह से सिफत ने सोचा था उसी तरह से चलने लगा। खूब मोहब्बत के जाल डाले और सर चढ़कर ये मोहब्बत बोली। तन्हाई में मुलाकातों का सिलसिला लातादाद हुआ, इसी हवेली के एक कमरे में चुपके चुपके, किसी को कानों कान खबर ना हुई। एक दिन सोबिया बड़ी परेशान, चेहरा उतरा हुआ और आई, आकर सिफत से कहा, सिफत मैं बड़ी परेशान हूं। सिफत ने कहा, क्यों परेशान हो, क्या मसला है? जिस पर सोबिया ने ये कहा कि मुझे हमल ठहर गया है, मैं क्या जवाब दूंगी पूरे गांव को, मामू को, मामी को, और अली रजा को तो मौका चाहिए मेरे खिलाफ। वो मुझे क्या कहेगा कि मेरे साथ तो तुम रहती नहीं, तो ये कहाँ से लेकर आई हो, मैं क्या जवाब दूंगी, मैं बड़ी परेशान। वो भी परेशान हुआ, कहता मैं कोई हल इसका निकालता हूँ। असल में सिफत भी इसी बात पर परेशान था और उसने ये सोचा कि ये बात अगर बाहर निकल गई, लोग क्या कहेंगे, बड़े जिम्मेदार का बड़ा बेटा इन कमियों के साथ ये कुछ करता फिरता है तो इज्जत नहीं रहेगी। सोबिया के अंदर डर था, उसके मियाँ का, मामू का, मामी का और इज्जत का, दोनों परेशान। सिफत मशवरे करता है इधर उधर से और फिर इससे ये कहता है कि मैं तुम्हें दवाई ला के दूंगा, तुमने दवाई खानी है, बस फिर ये मसला हल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हमल किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहती चलो ठीक है। 13 मई को सोबिया घर से रूटीन के मुताबिक जिस तरह से जाती थी उस तरह नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले निकली। सुबह सुबह मामू पूछते हैं, सोबिया कहाँ जा रही हो इतनी सुबह? मामू जी आज बीज बोना है, लोबिया निरमा, इसके बीज डालने पूरी फसल में, तो उन्होंने कहा था जल्दी आना, मैं इसलिए जा रही हूँ। मामू ने कहा अच्छा ठीक है, और ये कहकर निकल गई। सीधा उन्हीं जमीनों पर गई जहां पर ये काम करती थी। अब वहां सिफत पहले से मौजूद था दवाई लेकर। जैसे ही ये आई, सिफत ने इसका बाजू पकड़ा और इसको मकई की फसलों में ले गया जो कि बहुत घनी थी। और असल में मकई की फसलों में जाने का मकसद ये था कि वहां से किसी को नजर नहीं आएगा, घनी होने की वजह से। वहां ले जाकर इसने दवाई दी, सोबिया ने दवाई खाई। ठीक दवाई खाने के 5 मिनट के बाद इसकी तबीयत बिगड़ने लगी, पसीने आने लगे, चेहरे की रंगत बदल गई, तरेलियां आने लगी। अब इसकी तबीयत बिगड़ती गई और फिर सांस बंद होने लगा। इसने सिफत से कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। सिफत ने कहा पता नहीं क्या हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। असल में वो दवाई रिएक्ट कर गई, गर्मी की शिद्दत, कैपेसिटी ज्यादा थी, हैवी थी, लो थी, क्या हुआ, खैर वो बिगड़ती गई। सिफत देख भी रहा है और सोच भी रहा है कि हॉस्पिटल ले तो जाऊं, लेकिन बात खुल जाएगी तो फिर क्या फायदा हुआ मुझे। वो इसको तड़पती को वहीं छोड़कर खुद वहां से चला गया और ये आवाजें देती रहेगी। अब होता ये है कि काफी देर तकलीफ के मारे चीखती रही और फिर तड़पते तड़पते आखिर सोबिया ने दम तोड़ दिया और फौत हो गई। दिन पूरा गुजर गया। रात जब काफी हुई तो सिफत ने सोचा नजर तो मारूं, जिंदा है या मर गई, देख के तो आऊं, और जाते हुए एक बोरी लेकर गया। अब जब ये वहां पर पहुंचा तो देखा कि सोबिया मर चुकी थी और कई घंटे गुजर गए थे। सोबिया को उस बोरी में बंद किया, को डाला, वहीं पर खुद ही अकेले एक गड्ढा खोदा, अच्छा खासा गहरा, वो बोरी उस गड्ढे में फेंकी, मट्टी डाली, हाथ झाड़े और वापस आ गया कि किस्सा हुआ तमाम। पूरा दिन गुजर गया, राब्ता कोई ना, रात इतनी हो गई, राब्ता कोई नहीं। मामू मामी परेशान, ये क्या बात है भाई, कहाँ गई? आखिर थक हार के परेशान हो के जिम्मेदार मोहम्मद इकबाल फोन किया, चौधरी साहब सोबिया नहीं आई, क्या मतलब? और सोबिया तो आज आई कोई नहीं काम पे, आप क्या कहते हैं? सोबिया तो सुबह जल्दी घर से गई थी कि आज बीज लगाना था। हाँ बीज तो लगाना था, बीज लगाया भी है, लेकिन सोबिया नहीं आई आज काम पे। वो और परेशान।
پھر صوبیہ کے ساتھ انہی فصلوں پر جو باقی عورتیں کام کرتی تھیں ان سے رابطے کیے، جا جا کے پوچھا تو انہوں نے سب نے ایک ہی بات کی، نہیں آج نہیں آئی صوبیہ کام پہ، آئی ہی نہیں، صبح سے آئی ہی نہیں۔ ایک عورت نے کچھ سراغ دیا، وہ کیا کہتی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ادھر ہو لیکن میرا نام نہ لینا۔ کہتے ہیں ہاں بتاؤ۔ اب ماموں کو، جو صوبیہ کے ماموں ہے، اس کو خاتون بتاتی ہے کہ یہ جو چودھری کا بڑا بیٹا ہے نا صفت حسین، اس کے ساتھ صوبیہ بڑا ہنستی کھیلتی آتی جاتی بھی تھی، اس کو پتا ہوگا، یہی اسی نے کہیں آگے پیچھے کی ہوگی، پوچھے ذرا آپ اس کو، لگ جائے گا پتا کہ کہاں ہے صوبیہ، اور میرا نام نہ لینا۔ کہتے نہیں آئے گا نام۔ فوراً سے اسی ٹائم پریشانی کے عالم میں چلا گیا محمد اقبال زمیندار کی حویلی پہ، جا کے کہا چودھری صاحب آپ کا جو بیٹا صفت ہے نا یہ بہت زیادہ گپے مارتا تھا میری بیٹی سے، اسی نے آگے پیچھے کی ہے، اس کو بولو تیری بڑی مہربانی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی لے دے، کہاں چھپائی کہاں کی ہے۔ چودھری کو تو جناب ایک رنگ جائے اور ایک آئے، غصہ شدید آیا اور اس نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تم کمی لوگ ہو، نس گئی ہونی ہے کتے بیٹی تیری، میرے بیٹے نال کتے نہیں گئی، میرا بچہ دے اندر ہے۔ جب ایک نہ سنی اسی کسان کی بات زمیندار نے اور یہ کہا کہ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، الزام لگاتے ہو تم کمی لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، تم لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہو، اور یہ روتا دھوتا وہاں سے چلا گیا۔ ہوتا کیا ہے، یہ اسی گاؤں کے ایک سرپنچ کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کر کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، آپ کی بڑی مہربانی میری بات سن لیں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ اندر سناؤ۔ پھر بات سنائی، ساری بات بتائی۔ سرپنچ نے صبح ہوتے ہی پنچایت لگائی اور اس پنچایت نے زمیندار کو بھی بلا لیا اور صفت حسین اس کے بیٹے کو بھی بلایا اور کہا ہاں بھائی بتا دو۔ صفت حسین نے حلف دیا اور یہ کہا کہ میں نے اس کو کہیں نہیں کیا، میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے وہ کہاں نہیں ہے، مجھ پر صرف اور صرف آپ لوگ الزام لگا رہے، اس سے آگے بتائیں میں کس طرح بتاؤں، میں نے تو حلف بھی لے لیا۔ پنچایت ختم ہوئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو گئے، مگر نہ گیا تو یہ ماموں نہ گیا جس کو صبر نہ آئے، یہ روتا دھوتا سیدھا تھانے چلا گیا۔ اب جو پولیس اسٹیشن کا نام ہے وہ ہے عارف والا اور یہ پاک پتن کا پولیس اسٹیشن ہے۔ وہاں جا کے اس نے صوبیہ کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا اور مدعی بنا خود۔ پولیس نے کہا کسی پر شک ہے تو بتاؤ، تو کہتا ہے مجھے صفت پہ شک ہے، اسی نے آگے پیچھے کیا، پورا گاؤں یہ کہتا ہے لیکن ڈرتے ہیں، منہ پر نہیں کہتے۔ پولیس نے کہا ٹھیک ہو گیا، اللہ بہتر کرے گا۔ پھر پولیس نے پولیس والے روپ میں جا کے ایک چھاپا مارا اور صفت کو لے آئے تھانے اور مہمان نوازی کی۔ صفت کہتا میں سب کچھ بتاتا ہوں، اور پھر اس نے بتایا سب کچھ کہ کیا ہوا کیسے ہوا، حمل ہو گیا، دوائی دی، طبیعت بگڑی، بوری میں ڈالا، وہاں پھینکا، گاڑ دیا۔ پولیس نے کہا چل بھئی نشاندہی کروا، لے گئے اس کو ساتھ، نشاندہی کروائی، کی برآمدگی بھی ہوئی اور یہ قصہ ہوا ختم کہ مکئی کی فصلوں سے ملی صوبیہ خراب حالت میں اس کی، اور کی حالت یہ تھی کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اس قدر ماحول کے اثرات ہیں، اس قدر ناجائز معاملات ہیں کہ وقتی خوشی کو ہمیشہ کی خوشی مان کر یہ سوچا جاتا ہے کہ نہیں جو میں کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، اور اسی طرح سے صوبیہ نے کیا۔ صوبیہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو کر رہی ہے تنہائی کی ملاقاتیں، یہ ملاقاتیں اصل میں موت کا سفر بنیں گی، اور کرتے کرتے یہ اس گڑھے میں جا سوئی جہاں سے ساری زندگی نہ نکلی۔ افسردہ پریشان رہا تو کون رہا؟ ماموں اور مامی، جنہوں نے جگر کا ٹکڑا بنا کر پالا تھا۔